नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सक्षम एकेडमी में। और आज हम ज्योग्राफी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम आप सभी को पता है, वो है लैटिट्यूड, जिसे हम अक्षांश भी कहते हैं। आज हम इसको पूरे विस्तार से समझेंगे और उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्षांश। तो अक्षांश को शुरू करने से पहले हमें एक थोड़ी सी बेसिक जानकारी होनी चाहिए, और वो क्या है। जैसा कि आपको पता होगा हमारे डायरेक्शंस के बारे में, कि मान लीजिए मैं एक दिशा सूचक का निर्माण कर रहा हूँ फिलहाल। तो ये नॉर्थ डायरेक्शन, इधर ईस्ट हो जाता है आपका, वेस्ट, और ये साउथ। ठीक, तो ये हमारा दिशा सूचक हो जाते हैं। और जो हमारा लैटिट्यूड है वो एक प्रकार की काल्पनिक रेखा है जो कि पृथ्वी के ऊपर खींची जाती है। ठीक, लैटिट्यूड एक प्रकार की काल्पनिक रेखा है जो कि हमारे पृथ्वी के ऊपर खींची जाती है। तो लैटिट्यूड जो है ना, पूरे पृथ्वी को कुल दो भागों में बांटती है। कैसे, वो हम आगे चलकर देखेंगे। पहले तो वो दो भाग कौन से हैं। जो ऊपर वाला भाग है उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। और वहीं जो नीचे वाला एरिया है आपका, इसको हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। इसको हम इंग्लिश में सदर्न हेमिस्फेयर भी कहते हैं। राइट, ये है आपका उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला आपका दक्षिणी गोलार्ध। इन दोनों को अलग कौन कर रहा है? तो इन दोनों को अलग करने के लिए एक रेखा होती है जिसको हम 0 डिग्री भी कहते हैं। इसका नाम भूमध्य रेखा कहो आप, विषुवत रेखा कहो, या इंग्लिश में इक्वेटर कहो, सभी एक ही हैं। ठीक, तो या तो आप इसे भूमध्य रेखा कहो, इक्वेटर कहो, या विषुवत रेखा कहो। विषुवत रेखा ही पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। समझ में आ रहा है? अब हमारा भारत जो है वो किस गोलार्ध में आता है, ये एक प्रश्न बन सकता है कि भारत किस गोलार्ध में आता है। तो आपका जवाब होना चाहिए उत्तरी गोलार्ध में। भारत ठीक यहाँ पर स्थित है। मैं थोड़ा सा मैप बना देता हूँ। ये यहाँ पर भारत स्थित है। ठीक, अब जो आपका थोड़ा बहुत हम लॉन्गिट्यूड का भी आइडिया ले लेते हैं, जिसको हम हिंदी में देशांतर कहते हैं। तो लॉन्गिट्यूड का क्या केस है? देखो, लॉन्गिट्यूड भी एक प्रकार का काल्पनिक रेखा है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड भी एक प्रकार का काल्पनिक रेखा है, पर ये जो रेखा है वो बिल्कुल सीधी खींच जाती है। समझ में आ रहा है? आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। जो लेटी हुई रेखा रहती है वो लैटिट्यूड रहती है, अक्षांश रहती है। वहीं जो आपकी खड़ी रेखा जो रहती है वो आपका देशांतर रहता है। और देशांतर भी पृथ्वी को दो भागों में बांटता है। जैसे अक्षांश दो भागों में बांट रहा था, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, उसी प्रकार जो आपका देशांतर है यानी लॉन्गिट्यूड है वो भी पृथ्वी को दो भागों में बांटेगा। एक आपका इधर ईस्ट और इधर आपका वेस्ट हो गया, यानी ये पूर्व पश्चिम में भी बांटता है लॉन्गिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को हम मिला कर देखेंगे कि एग्जैक्ट जो हमारा भारत है वो कहाँ पर लाई करता है। तो फिर से हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर आपका पृथ्वी है, सॉरी ये आपका लैटिट्यूड हो गया। ये मैं एक रेखा लॉन्गिट्यूड के लिए खींच दे रहा हूँ। तो आपका जो भारत है एग्जैक्टली इस रीजन में स्थित है। यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को मिलाकर पूछा जाए तो हमारा जो भारत है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध, यानी नॉर्थ ईस्ट रीजन। कैसे? जो ये भाग है, जो लैटिट्यूड है वो पृथ्वी को दो भागों में बांट रहा है, उत्तर और दक्षिण। तो हमारा भारत किस भाग में? उत्तरी भाग में। उसी प्रकार जो हमारा देशांतर है वो पृथ्वी को दो भागों में बांट रहा है,
ईस्ट और वेस्ट, तो हमारा भारत ईस्ट भाग में है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन में हमारा भारत आता है। ठीक है, अब आगे हम अक्षांश की परिभाषा को देखेंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा रफ कर देता हूँ इसको। अब अक्षांश को हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, तो अक्षांश जो है अकॉर्डिंग टू NCERT जो हमारा अक्षांश है वो भूमध्य रेखा से कोणीय दूरी अक्षांश कहलाता है। द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू NCERT, भूमध्य रेखा से कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। अब भूमध्य रेखा से कोणीय दूरी किस प्रकार बनती है उसके बारे में हम देखेंगे। तो भूमध्य रेखा से कोणीय दूरी आखिर किस प्रकार से बनती है देखते हैं। मान लीजिए ये पृथ्वी है, यह आपका भूमध्य रेखा है जो पृथ्वी को दो भाग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है। नाउ यहाँ बोल रहा है भूमध्य रेखा से कोणीय दूरी। अब कोण बनाने के लिए सपोज ये हम 90 डिग्री का एक एंगल ले लेते हैं, आपको पता होगा कि ये 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ से ये चला जाता है 45 डिग्री, तो यहाँ पर एक कोण बन रहा है, किसके द्वारा बन रहा है, अक्षांश के द्वारा एक कोण बन रहा है 45 डिग्री का। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ये आ जाएगा 30 डिग्री, तो यही इसी प्रकार का एक कोण बन रहा है। तो वही आपके परिभाषा में लिखा हुआ है कि भूमध्य रेखा से कोणीय दूरी, जो भूमध्य रेखा से जो हमारा कोणीय दूरी बनती है वो आपका अक्षांश कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो अक्षांश वह काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के ऊपर खींची जाती है और पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है, और वो दो भाग हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। आप इस प्रकार भी अक्षांश को परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम अक्षांश के बारे में जान लेते हैं कि टोटल नंबर्स ऑफ लैटिट्यूड कितने, यानी कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। तो जो हमारे कुल अक्षांशों की संख्या है, टोटल नंबर्स ऑफ लैटिट्यूड, वो है 181। अब ये 181 कैसे, मैं आपको गिनाता हूँ। ठीक है, ये आपका हो गया 0 डिग्री भूमध्य रेखा। यहाँ आपका जो मैक्सिमम जा सकता है एंगल वो कितना का जा सकता है, 90 का, है ना। और इधर भी आपका जा सकता है 90 का मैक्सिमम। ठीक है, तो 90 इधर का, नीचे का 90 और ऊपर का 90, कितना हो गया 90 90 180। और एक हम जोड़ेंगे ये 0 डिग्री, इसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा। तो हो गया ना आपका 181। ये आपके टोटल नंबर्स ऑफ लैटिट्यूड है, यानी कुल अक्षांशों की संख्या 181 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक और यहाँ से प्रश्न बनता है कि कुल अक्षांशों की संख्या में कितने जो अक्षांश होते हैं वो समानांतर होते हैं, यानी एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। पैरेलल क्या होता है, जब लाइन एक दूसरे के समानांतर होती है। मान लीजिए ये लाइन इसके समानांतर है, ये लाइन इसके समानांतर है, तो ये सभी लाइन एक दूसरे के समानांतर है। तो ऐसी कितनी रेखाएं होती हैं अक्षांश में, तो ऐसी कुल रेखाओं की संख्या जो है आपका 179 है। ठीक है, और जो 1 डिग्री लैटिट्यूड है, जो हमारा 1 डिग्री लैटिट्यूड है, वो कितने किलोमीटर के बराबर होती है, वो होता है लगभग 111 किलोमीटर के बराबर। यानी जब है हम मान लीजिए 0 डिग्री, यहाँ से हम 1 डिग्री मूव करते हैं तो पृथ्वी पर, वास्तविक हमारे पृथ्वी पर कितने किलोमीटर्स के बराबर होगा, 111 किलोमीटर के बराबर होगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब मान लीजिए कि हम यहीं पर क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लैटिट्यूड्स को बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लैटिट्यूड्स को बना रहे हैं। मान लीजिए कि ये लैटिट्यूड्स अक्षांश है। अब मान लीजिए इन दोनों लैटिट्यूड्स के बीच की जो दूरी है इसको हम क्या कहेंगे, यह लैटिट्यूड है, इन दोनों बीच के दूरी को हम कहेंगे क्या, किसी को पता है? इसको हम कहते हैं कटिबंध। ठीक है, तो क्वेश्चन ने पूछा कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, तो इसको कटिबंध कहते हैं, अंग्रेजी में इसे हम जोन कहते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम कुछ महत्वपूर्ण लैटिट्यूड्स को देखेंगे। लैटिट्यूड्स में भी कुछ महत्वपूर्ण लैटिट्यूड्स जैसे कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा आदि शामिल हैं, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा टॉपिक हो गया
महत्वपूर्ण अक्षांश। ठीक है, तो मैं फिर से एक पृथ्वी बना लेता हूँ अगेन। ज्योग्राफी में बिना फिगर्स के कोई काम नहीं हो सकता है। ये आप सोचेंगे बिना फिगर्स के मैं कुछ निपटा दूंगा, तो ऐसा होने वाला है नहीं। ज्योग्राफी मतलब फिगर, राइट। चाहे वो थ्योरी आप पढ़ रहे हो, चाहे प्रैक्टिकल पढ़ रहे हो, डजेंट मैटर। आपने फिगर नहीं बनाए मतलब आपने ज्योग्राफी का काम पूरा नहीं किया है। ज्योग्राफी मीन्स फिगर, ठीक है। इसलिए आप जब भी, चाहे आप लिखित में लिखें, चाहे आप प्रैक्टिकल बनाएं, आप फिगर्स का उपयोग ज़रूर से ज़रूर करें, क्योंकि फिगर्स ज्योग्राफी में उस प्रकार है जिस प्रकार किसी सब्जी में नमक होता है। यानी अगर नमक हट जाए तो सब्जी का कोई टेस्ट रहेगा नहीं रहेगा। उसी प्रकार ज्योग्राफी में अगर फिगर्स ही हट जाए तो ज्योग्राफी का कोई महत्व रहेगा नहीं। ठीक, तो देखिए लैटिट्यूड जो है, यहाँ पर ये जो रेखा है ये जो आपका 0 डिग्री बनाता है, ये पहला महत्वपूर्ण लैटिट्यूड है। दूसरा आपका है 23.5 डिग्री नॉर्थ। क्यों हम नॉर्थ लिख रहे हैं? क्योंकि ये उत्तरी अक्षांश में है। 23.5 डिग्री साउथ दक्षिणी अक्षांश में है, दक्षिणी गोलार्ध में है। ये आपका 66.5 डिग्री है साउथ, और एक और बन जाएगा यहाँ पर 66.5 डिग्री का नॉर्थ। अब ये रेखाएं क्या है, इनके नाम क्या क्या है? 0 डिग्री का तो आपको पता है कि 0 डिग्री है। 0 डिग्री जो है आपका विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा कहो आप इसको, भूमध्य रेखा कहो, सब बराबर है, या इक्वेटर कहो, डजेंट मैटर। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ ये आपका है कर्क रेखा। ठीक है, आप कमेंट में बताएंगे कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। यदि आपको पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में इसको लिखेंगे। ये आपका होमवर्क के रूप में है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है और वो राज्य कौन कौन है। आपने कर्क रेखा तो जरूर पढ़ा होगा। दूसरा आता है आपका मकर रेखा, जो कि 23.5 डिग्री साउथ में है, मकर रेखा। ठीक, फिर आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ में आपका जो आता है वो आपका आर्कटिक सर्कल आता है। ठीक, आप हिंदी में लिखो या इंग्लिश में, दोनों इसका एक ही होता है। आर्कटिक सर्कल बोलो या आर्कटिक वृत्त बोलो, बात बराबर है। और नीचे का 66.5 डिग्री साउथ जो है आपका क्या आता है? अंटार्कटिक, अंटार्कटिक वृत्त। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण अक्षांश है, इसको आपको याद करना जरूरी है। ठीक है, ये सारे आपके महत्वपूर्ण अक्षांश होते हैं। अब इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें हम देखेंगे महत्वपूर्ण जो आपके क्लाइमेटिकल जोन होते हैं। ठीक है, इसी में हम देखेंगे क्या क्या कौन कौन से क्लाइमेटिकल जोन होते हैं अक्षांश के अकॉर्डिंग से। ठीक है, किन किन क्षेत्रों में कौन सा क्लाइमेटिकल जोन यानी मौसमी क्षेत्र कौन कौन से पाए जाते हैं उसको हम देखेंगे। अक्षांश का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो क्लाइमेटिकल जोन हम इसको इंग्लिश में कहते हैं कि देखिए ये आपका 0 डिग्री हो गया, 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गया, 23.5 डिग्री साउथ हो गया, 66.5 डिग्री क्या साउथ हो गया, और इधर का 66.5 डिग्री क्या हो गया नॉर्थ। इधर तो आपको पता है 90 डिग्री, इधर 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हम इसको जोन वाइज बांटते हैं, यानी आपके क्लाइमेटिकल जोन के अनुसार। तो जो पहला आपका क्लाइमेटिकल जोन है, कौन कौन सा रीजन है? देखिए पहला आपका क्लाइमेटिकल जोन है, ये रीजन है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा को मिलाकर ये पहला आपका क्लाइमेटिकल जोन है। जो हमारा पहला क्लाइमेटिकल जोन है जिसको हमने इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं आपको पता है? इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, ट्रॉपिकल जोन। अब इसको हिंदी में कहें तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इसका एक और नाम है अंग्रेजी में, इसको हम टॉरिड जोन भी कहते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछ देगा कि ट्रॉपिकल जोन का जो दूसरा नाम है वो क्या है, तो इसको हम टॉरिड जोन भी कहते हैं। इसको हम हिंदी में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहेंगे। ठीक है,
दूसरा आपका जो हमारा क्लाइमेटिकल जोन है वो हम इसको कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका जो दूसरा क्लाइमेटिकल जोन है वो 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ के अंतर्गत आते हैं। इसका नाम जो है वो है टेम्परेट जोन। जो हमने इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया है इसका नाम है टेम्परेट जोन। ठीक है, इसको हम हिंदी में शीतोष्ण कटिबंधीय कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय। और जो आखिरी आपका है, जो आखिरी सेक्शन है आपका, उसको हम लोग रंग देते हैं। एक्चुअली उसको हम रंग दे। जो आपका रंगा हुआ क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है आपका फ्रिजिड जोन से। ठीक है, फ्रिजिड जोन हम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रिजिड जोन। हिंदी में आप इसको फ्रिजिड क्षेत्र भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो आपका कौन कौन से जो हमारे जो महाद्वीप हैं वो इन क्लाइमेटिकल क्षेत्र में आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। तो हमारे बेसिकली इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। ये आपका पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो इन तीनों क्लाइमेटिकल जोन के अंतर्गत आता है। तो वो क्षेत्र जो है नॉर्थ अमेरिका और एशिया जो है, नॉर्थ अमेरिका और एशिया महाद्वीप जो है, ये तीनों ऑल थ्री क्लाइमेटिकल जोन में आते हैं। ये तीनों क्लाइमेटिकल जोन के अंतर्गत आते हैं। जो ये तीनों क्लाइमेटिकल जोन हमने पढ़ा, पहला ट्रॉपिकल जोन, दूसरा टेम्परेट जोन और दूसरा फ्रिजिड जोन, ये नॉर्थ अमेरिका और एशिया तीनों क्लाइमेटिकल जोन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा आपका प्रश्न बनता है जो इक्वेटर है। ठीक है, इक्वेटर यानी विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। ठीक है, ये किस महाद्वीप से ये तीनों रेखा होकर गुजरती है? भारत में तो आपको पता है कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो ऐसा कौन सा देश, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती है? इक्वेटर भी गुजरता है, कर्क रेखा भी गुजरता है और मकर रेखा भी गुजरता है। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका अफ्रीका। अफ्रीका से जो ये कर्क रेखा है, मकर रेखा और इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, तीनों अफ्रीका से होकर गुजरती हैं। ध्यान रखेंगे आप इस बात का। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें एक चीज़ और है। ठीक है, एक आता है आपका इक्विनॉक्स नाम का टॉपिक। इक्विनॉक्स इसे हम हिंदी में विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुव। ये क्या होता है? इसके परिभाषा को हम इस प्रकार कहेंगे कि जब सूर्य की सीधी किरणें इक्वेटर पर पड़ेंगी उसे ही हम इक्विनॉक्स कहेंगे। तो जब भी मान लीजिए दैट इज़ इक्वेटर, ये इक्वेटर है, और जब सूर्य की, मान लीजिए सूर्य यहाँ है, तो सूर्य की जब सीधी किरणें सीधा आप पे इक्वेटर पर पड़ रही हैं तो इसी क्रिया को हम इक्विनॉक्स कहते हैं यानी विषुव कहते हैं। और इक्विनॉक्स के दिन क्या होता है? इक्वल डे और इक्वल नाइट होती है, यानी दिन और रात बराबर होती हैं। और ऐसे दो डेट कौन कौन से हैं? पहला है 21 मार्च और दूसरा है 23 सितंबर। ठीक है, इक्विनॉक्स क्या होता है कि इक्विनॉक्स जब सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती है तो दिन और रात जो है वो बराबर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हमारा 2 टॉपिक और बच रहा है। इक्विनॉक्स मैंने पढ़ा दिया, 2 और मुख्य रूप से टॉपिक बच रहे हैं और वो 2 टॉपिक है आपका, पहला है समर सॉल्स्टिस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ग्रीष्म अयनांत। ये क्या है? तो यहाँ पर क्या केस है कि जब सूर्य की सीधी किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ेंगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सा, यानी कर्क रेखा, जब सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ेंगी तो इसको हम समर सॉल्स्टिस कहते हैं। ठीक है, यानी ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। और इसका एक डेट फिक्स है, 21 जून को जनरली हमारे यहाँ समर सॉल्स्टिस देखने को मिलता है, ग्रीष्म अयनांत। ठीक है, और इस दिन जो है लॉन्गेस्ट डे यानी जो बड़ा दिन होता है
वो किधर होता है, पृथ्वी के किस हिस्से में होता है। इस समय समर सॉल्स्टिस के दौरान जो लॉन्गेस्ट डे होता है वो हमारे नदर्न हेमिस्फेयर में होता है, नदर्न हेमिस्फेयर में होता है, यानी उत्तरी गोलार्ध में हमारा सबसे लंबा दिन देखने को मिलता है। और जो शॉर्टेस्ट डे है, छोटा दिन है, ये हमारे सदर्न हेमिस्फेयर में देखने को मिलता है। यानी ग्रीष्म अयनांत के समय जो हमारा जो दिन बड़ा होता है वो उत्तरी गोलार्ध में होता है। अब जाहिर सी बात है, इधर दिन बड़ा हो रहा है तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन क्या होगा, छोटा होगा। इसी तरह का सेम जस्ट अपोजिट कॉन्सेप्ट है विंटर सॉल्स्टिस का, यानी इसको कहते हैं हम हिंदी में शीत अयनांत। क्या है, विंटर सॉल्स्टिस, ठीक है, हम कहते हैं शीत अयनांत, ठीक है। तो शीत अयनांत क्या है, जब सूर्य की सीधी जो किरणें हैं जो किस पर पड़ेंगी, सूर्य की जब सीधी किरणें हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ेंगी, यानी सूर्य की सीधी किरणें जब मकर रेखा पर पड़ेंगी तो हमारा विंटर सॉल्स्टिस होगा, यानी शीत अयनांत होगा, ठीक है। तो जब शीत अयनांत होता है तो हमारा जो शॉर्टेस्ट डे जो है यानी छोटा दिन है वो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होता है, और जो लॉन्गेस्ट डे है वो आपका सदर्न हेमिस्फेयर में होता है। ये जस्ट उल्टा है समर सॉल्स्टिस का। समर सॉल्स्टिस में क्या होता है, ग्रीष्म अयनांत में क्या होता है कि शॉर्टेस्ट डे जो होता है वो सदर्न हेमिस्फेयर में होता है, जबकि यहाँ पर शॉर्टेस्ट डे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, यानी उत्तरी गोलार्ध में है। तो जस्ट एक दूसरे के अपोजिट टॉपिक है समर सॉल्स्टिस और विंटर सॉल्स्टिस। तो यहाँ पर हमारा जो आपके लिए बेसिक जो था लैटिट्यूड का वो समाप्त होता है। उम्मीद है आपको अच्छे से लैटिट्यूड समझ में आया होगा। यदि आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको और बेहतर करने की कोशिश करूँगा। चैनल में आने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।